प्रिय प्रशिक्षुओं, नए दीपम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा की दृष्टि से यह चैनल आप सबके लिए निर्मित किया गया है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। मैं विनय कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी डाइट फतेहपुर, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी विषय में जो चतुर्थ सेमेस्टर की प्रथम इकाई है, जिसका शीर्षक अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन की बात कही गई है। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के लिए उसकी वर्तनी को समझना, उसकी ध्वनि को समझना, उसका सही उच्चारण करना, उसका सही लेखन करना बहुत ही आवश्यक है। और भाषा की तो प्रथम मूल इकाई ही ध्वनि है। उसके बाद वर्ण का स्थान आता है। हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत की जो बात आती है, यह अनिवार्य संस्कृत हम प्राथमिक से लेकर उच्च कक्षाओं तक पढ़ते आए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें हिंदी तो जानना ही होता है, और हिंदी जानने के साथ साथ संस्कृत का भी जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति ही संस्कृत भाषा से हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह भाषा जो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, संस्कृत से कैसे अछूता रह सकती है। संस्कृत के शब्दों, नियमों का प्रयोग हिंदी में बहुतायत होता है, चाहे वह उच्चारण हो, वाचन हो, लेखन हो या व्याकरण। हिंदी पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। यदि किसी भाषा की आत्मा को समझना है तो व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा को किस प्रकार से जानना है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें शब्दों का निर्माण कैसे होता है, हमें किस प्रकार से वाक्यों की रचना करनी चाहिए, इत्यादि चीज़ें हमें व्याकरण सिखाता है। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इस प्रकार से यदि बोलने में अशुद्धि हुई तो लेखन अशुद्ध हो जाएगा, और यदि लेखन अशुद्ध हुआ तो हमारा वाचन अशुद्ध हो जाएगा, हमारा बोलना अशुद्ध हो जाएगा। और इस अशुद्धि का जो कारण है, वास्तविक अर्थ, इस अशुद्धि के जो कारण परिवर्तन होगा, वह उस भाषा के, उस शब्द के वास्तविक अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाएगा, और इस प्रकार से उस भाषा की मर्यादा, उसकी संरक्षण और हमारे आपसी संबंधों पर इस अशुद्धि का व्यावहारिक रूप से घातक प्रभाव पड़ेगा। तो भाषा में शुद्धता उसका मूल है, उसकी आत्मा है। अब हम बात करते हैं इस शीर्षक में हमको क्या पढ़ना है, इसकी आवश्यकता क्यों है। हम अनुस्वार, हलंत और विसर्ग के शुद्ध उच्चारण और लेखन के बारे में इस शीर्षक में जानेंगे। यह शीर्षक
अनिवार्य संस्कृत का एक पार्ट है और संस्कृत भाषा में अनुस्वार, हलंत तथा विसर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमको इसको समझना अत्यंत आवश्यक है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं तथा इनको जब हम बोलते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि हमको इनके वाचन के समय निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुस्वार की। आप ये देख रहे होंगे लाल जो है कलर में अनुस्वार शब्द लिखा हुआ है। अनुस्वार शब्द दो शब्दों का मेल है, अनु धन स्वार। अनु का अर्थ होता है बाद में या पीछे, स्वार का अर्थ है स्वर, स्वरित स्वर, ऐसा स्वर जो स्वरित हो, जो उच्चरित हो रहा हो, अर्थात स्वर वर्ण के तत्काल बाद या पीछे आने वाले वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रतीक सिरोरेखा के ऊपर, जो हर शब्द के ऊपर एक बड़ी लाइन पड़ी हुई है, खिंची हुई है, उसको कहते हैं सिरोरेखा। उस सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होता है। इसका उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है, अर्थात इसके उच्चारण में नाक का विशेष योगदान है। बिना उसकी सहायता के हम इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है अनुस्वार के प्रयोग एवं उच्चारण में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम नीचे दिए गए बिंदु के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, व 4 होते हैं और 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, श, श, स और ह। यहाँ पर छ लिख उठा है, इसको आप हा पढ़ेंगे। तो व्यंजनों के पूर्व, इन व्यंजनों के पूर्व, किन किन व्यंजनों के पूर्व? अंतस्थ व्यंजन अर्थात या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन अर्थात श, श, श और ह व्यंजनों के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग अपने मूल रूप में किया जाता है तथा इसके उच्चारण में नाक का विशेष योगदान होता है। मतलब यहाँ पर इन वर्णों के पहले, इन वर्णों की शब्द में जब ये वर्ण आएंगे, उस वर्ण के पहले जो है वर्ण आएगा, उस पर अनुस्वार का प्रयोग जो होता है अपने मूल रूप में होता है और इसका मुख्य जो उच्चारण स्थान है वो नाक है। जैसे संयम, संयोग, संयुक्त, संरक्षक, संरक्षण, संरक्षित। आप लोग भी साथ साथ में इसको उच्चारित करते चलें, इसको बोलते चलें, जिससे कि आपको इसके उच्चारण में असुविधा का सामना ना करना पड़े और यह चीज़ आपको बखूबी समझ में आ जाए। फिर आगे है संलग्न, संलयन, संलिप्त, संवर्ग, संवहन, संवाद, वंश, मंशा, अंश, अंशि, अंश, कंस, संसर्ग, संहर्ता, संहारक, संहार। ये कुछ ऐसे शब्द दिए गए जिसमें कि आप देख रहे होंगे या भी आया है, रा है, ला है, वा है, शा है, शा है, सा है और हा है। इन सभी वर्णों का प्रयोग करते हुए अनुस्वार आपको यहाँ पे उसका प्रयोग दिखाया गया। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अनुस्वार युक्त वर्णों का आप उच्चारण, उनका लेखन करने का प्रयास करें। और इनके जो एक लिपि होती है, यह एक प्रकार का चित्र है। इस चित्र को अपने मनः मस्तिष्क में बैठा लें। जब आप पढ़ रहे हों तो जैसे फोटोग्राफी करते हैं,
उस प्रकार से इन जो है अक्षरों का, इन वर्णों का, इन शब्दों का चित्र अपने इस मस्तिष्क पटल पर अंकित कर लें, जिससे कि जब भी कभी इसको बिना देखे लेखन की बात आए तो आप इसको शुद्ध रूप से लिख सकें और इसका वाचन भी अच्छे ढंग से करें, जिससे कि आप इसको शुद्ध रूप से बोल भी सकें। अब आगे देखते हैं दूसरी कौन सी बात है अनुस्वार के प्रयोग की। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर अर्थात ङ, ञ, न, ण, न, म, ये 5वें अक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के। वर्ग कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों के अंतिम जो वर्ण होते हैं, जो ङ, ञ, ण, न, म के नाम से जाने जाते हैं, और इन पंचवर्गों का उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ भी होता है और यह नासिका से भी उच्चारित किए जाते हैं। इन 5 वर्णों के स्थान पर या इनके रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उच्चारण भी इन पंचमा अक्षर के उच्चारण जैसा ही होता है। अर्थात जो उच्चारण हम इन 5 वर्णों का करते हैं, वही उच्चारण यदि यही वर्ण पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएं तो इनका उच्चारण भी वही किया जाएगा। जैसे गंगा, तो यहाँ भी देखेंगे आगे गंगा अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, फिर भी इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? गंगा, अंगा का उच्चारण हो रहा है। दिनांक, दिनांक, दिनांक का उच्चारण कर रहे हैं हम, अनुस्वार में भी दिनांक का उच्चारण किस रूप में करेंगे? दिनांक। चंचल, यहाँ भी चंचल का उच्चारण करेंगे। अंजलि, अंजलि। कंठ, पंडित, बंधन, दंत, संपत्ति, संपूर्ण। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि जैसे संपूर्ण, यहाँ भी अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन उच्चारण किस रूप में हो रहा है? माँ के रूप में हो रहा है। ऊपर संपत्ति में भी अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन उच्चारण माँ के रूप में है। दंत में अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन उच्चारण ना के रूप में है। और पंडित में ण के रूप में है। अंजल में इया के रूप में है और दिनांक में अंगा के रूप में उच्चारण इसका किया जा रहा है। तो जब भी हम इसका उच्चारण इस रूप में करें तो हमको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इसका उच्चारण जिस रूप में वह लिखा गया है और जैसा उसका उपयोग हुआ है उसी रूप में हम इसका उच्चारण करें। फिर अगला बिंदु आता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, मान चलिए कोई शब्द समाप्त हो रहा है और उसके अंतिम वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ 2 शब्द देख रहे होंगे, एक पर लिखा हुआ है स्वयं, य पर बिंदी लगी हुई है, और एक लिखा हुआ है एवं, वा पे बिंदी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में इसका जब उच्चारण होगा तो हम इसको माँ के रूप में, आधे माँ के रूप में, स्वर रहित माँ के रूप में इसका उच्चारण हम करेंगे। या उच्चारण इसका किया जाएगा स्वयं एवं। फिर इसी से जुड़ी हुई एक बात और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आपने काफ़ी देखा होगा, सुना भी होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, दोनों के उच्चारण में क्या भिन्नता है। हम कभी कभी ये समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक हैं और दोनों का उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। नहीं, दोनों में भिन्नता है। कहीं कहीं पर उनके प्रयोग में समानता प्रदर्शित होती है, लेकिन उनके वाचन में, उनके शुद्ध उच्चारण में भिन्नता आती है। तो हम आज उसी भिन्नता को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक वह ध्वनि है जिसका उच्चारण
मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है। आपने अनुस्वार में देखा था कि नासिका का विशेष योगदान है, उसमें नाक पर विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक होता है चंद्र बिंदु। एक ऊपर चांद होगा, उसके ऊपर एक आधा चांद के ऊपर एक बिंदु, चांद के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाएगा तो वह हो जाएगा चंद्र बिंदु। और अगर इसी बिंदु को हटा लें तो इसका जो चांद जैसा आकार बनेगा उसे हम कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। अब जब इस चंद्र बिंदु का अर्थात अनुनासिक का हम प्रयोग करेंगे किसी शब्द में तो हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे, आइए समझते हैं इसको। नीचे आप देखेंगे जैसे यहाँ पर है, लिखा हुआ है चांद, पाँव, गांव, आंगन, हंसना इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं जिनमें हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं और इनकी ध्वनि जो निकलती है मुख और नासिका दोनों से एक साथ निकलती है। इसके भी प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए और उसके उच्चारण में क्या परिवर्तन भी हो सकता है, इसको भी आगे समझने का प्रयास किया जाता है। कहीं कहीं अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार अर्थात मात्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे प्रयोग की दशा में भी इसका उच्चारण अनुनासिक ही होता है। अर्थात जब हम अगर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु के स्थान पर यदि हम अनुस्वार अर्थात मात्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तब भी हम उस अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक के समान ही करेंगे। जैसे यहाँ पर है मैं, में, हैं, क्यों, गोंद, सेंकना, सौंफ इत्यादि वर्ण इसमें आते हैं। चलिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि जब हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है और अनुनासिक लगाने का स्थान नहीं होता है। जैसे जो सभी शब्द जो आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर एक बड़ी लाइन खिंची हुई दिख रही है, इसको ही शिरोरेखा कहते हैं। इसके पहले भी बताया जा चुका है। इस शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई मात्रा लगी हुई है, जैसे के की मतलब छोटी की, बड़ी की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की इत्यादि मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर ही लगाई जाती हैं, लगती हैं। जब ऐसे मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करने में असुविधा होगी। जैसे आपको लाल कलर में एक शब्द दिखाई दे रहा है गोंद। इस गोंद शब्द के ऊपर आप देख रहे होंगे पहले शब्द पर आपको अनुनासिक का प्रयोग किया गया है अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब यह गो अलग हो गया है, दा अलग हो गया है, बीच की लाइन कट गई है और ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। यह लेखन के लिए अशुद्धि का कारण माना जाता है। लाइन मिली होनी चाहिए तभी उस शब्द का पूरा पूरा अर्थ निश्चित होगा, नहीं तो यहाँ गो का अर्थ अलग हो जाएगा, दा का अर्थ अलग हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस दा और गो को मिला देते हैं और गो पे हमको चंद्रबिंदु लगाना है तो यह ओ और चंद्रबिंदु, ओ की मात्रा और चंद्रबिंदु दोनों मिल जाएंगे, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए ऐसे स्थानों पर चंद्रबिंदु को हटा करके सीधा बिंदु अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके उच्चारण में हम अनुनासिक का ही उच्चारण करते हैं। जैसे अभी इसके पहले भी आपने देखा
ऊपर लगी हुई मात्राओं में सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अनुस्वार और अनुनासिक के लेखन एवं वाचन में अशुद्धि होती है तो अर्थ में बहुत बड़ी भिन्नता आ जाती है। ध्यान दीजिए कि यदि दोनों के लेखन में अशुद्ध हो गई, यहाँ तो चलिए ये निश्चित है कि इस प्रकार का लेखन ऐसी परिस्थिति में किया जाएगा, लेकिन उच्चारण गोद में, लेकिन उच्चारण उसका अनुनासिक के अनुसार होगा। लेकिन जहाँ हम उस अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में और अनुनासिक को अनुनासिक के रूप में लिख सकते हैं, यदि वहाँ लेखन में अशुद्धि हुई और साथ में उच्चारण में भी अशुद्धि हो गई तो अर्थ में बहुत बड़ी भिन्नता आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल कलर में सबसे पहले लिखा हुआ है हंस। इसको क्या पढ़ेंगे हम? हंस। हंस कौन सा है? एक पक्षी है, जल पक्षी के रूप में जाना जाता है। और दूसरी जगह यहाँ पर नीचे देखेंगे आप तो बिंदु अर्ध चंद्र बिंदु रखा हुआ है और इस चंद्र बिंदु को हम पढ़ेंगे हंस। क्या पढ़ेंगे? हंस। हंस हंसने की एक क्रिया है। तो दोनों के अर्थों में और दोनों को प्रयोग को देख करके आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना इसके अर्थों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये रहा आपका अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और